ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यह जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि फॉर्मल किसको बोलते हैं और इनफॉर्मल किसको बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे लेटर लिखते हैं ना, उसमें भी तो देखते हैं ना फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है पता है? जब हम किसी अपर अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तब हम उस लेटर को क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर बोलते हैं, जिसमें कुछ सिस्टम फॉलो होता है, कुछ रूल्स फॉलो होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो उसको हम लोग फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, जो एक मेथड्स, एक रूल्स को फॉलो करता है। और इनफॉर्मल लेटर जो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, इसमें कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम जैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है, उसी तरह जैसे कि मीटिंग्स होते हैं, फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग्स। फॉर्मल मीटिंग क्या होता है? फॉर्मल मीटिंग्स का एक सीक्वेंस होता है, उसका एक शेड्यूल होता है, कौन कितने मिनट बोलेगा, किस टॉपिक पे बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या वर्ड यूज कर सकता है, क्या नहीं यूज कर सकता है, मतलब एवरी थिंग्स शुड बी बाउंडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशन, that is called formal meetings. And there is, if there is no rules, you can discuss anything in the meeting, then it is informal meetings. तो मीटिंग्स में भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अभी एक बेसिक आइडिया ये निकल के आया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, रेगुलेशन और सिस्टम, मेथड्स को फॉलो करके बनाया जाता है और लाइफ टाइम तक जिसे उस मेथड्स को, उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई रूल्स, कोई मेथड्स, कोई सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब देखेंगे types of organization on the basis of rules and regulation and the objective of the organization. There are two types of organization, formal organization and informal organization. जैसा कि यहाँ पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्केलर चेन फॉलो कर किया जाता है हर चीज़ों में, वो हो गया फॉर्मल। और यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं है, सब इक्वल है, यह क्या है? इनफॉर्मल। एक एक करके हम दोनों का डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसका डिजाइन किसने किया है? डिजाइन किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। क्यों बनाया? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मतलब इसका मेन मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सबको पता होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज ए सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशंस होता है एमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज। सारे एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशंस होते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, मतलब इसका मेन मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, और उसको अचीव करने के लिए सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है। सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड, लुइस एलन के डेफिनेशन के हिसाब से, सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब इज बियरिंग अ डेफिनेट मेजर्स ऑफ ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी को अपनी ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पता होती है और सबकी जॉब फिक्स होती है, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली समझें, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें एक रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जिसमें सभी के जॉब्स पता होता है, सभी को उसकी ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पता होता है, उसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी डेफिनेशन के बेस पे हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्रिएटेड बाय टॉप लेवल। ये ऑर्गेनाइजेशन को कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट्स बनाते हैं।
इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। किस पे बेस्ड होता है? रूल्स और प्रोसेस पे बेस्ड होता है, जो रिटेन फॉर्म में होता है, मतलब ये पूरी तरह से रूल्स पे बेस्ड होता है। इट इज़ इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल कोई चीज़ें नहीं होती है, सब कुछ जो भी होता है फॉर्मल होता है। डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट्स, इसमें इमोशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एम्प्लॉय का क्या इमोशंस है, मैनेजमेंट का क्या इमोशंस है, पब्लिक का क्या इमोशन होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है। इट क्लियरली डिफाइन द ऑथोरिटी, इसमें डिफाइन होता है किसकी क्या ऑथोरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी डिफाइन होता है। इट इज़ क्लियरली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्यों होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इसका फीचर्स हो गया। इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, यह इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि पता होता है कि किसके साथ क्या रिलेशन है, किस, जैसे मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ क्या रिलेशन है, सुपीरियर का रिलेशन है कि सबऑर्डिनेट का रिलेशन है, तो फिक्स होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी आसान होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, हर किसी को पता है कि क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, बिकॉज थिंग्स मूव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होता है। तीसरा है, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड होता है। क्यों यूनिटी ऑफ कमांड होता है? क्योंकि चैन ऑफ कमांड होता है, इसमें स्केलर चैन फॉलो होता है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड इसमें होता है, मतलब हर चीज़ में यूनिटी है। ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? कोऑर्डिनेशन होता है, ऑप्टिमम यूज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान होता है, क्योंकि रूल्स फॉलो करके हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्या बिहेवियर करेगा यह हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल गाइड कर रहा है। पता है कि ये रूल लगाएंगे तो क्या एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन होगा, तो हम पहले से उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग्स अपने प्लान में कुछ नई चीज़ें डाल सकते हैं, ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल, हम लोग जो देखते हैं ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, जैसे अपना स्कूल है, स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फॉर्मल है। एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है, सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉज अननेसेसरी डिले, हर चीज़ के लिए रूल है, अब इस रूल के कारण डिले हो जाता है। जैसे अगर ABC तीन लोगों का, ABCDE 5 लोगों का स्केलर चैन है, अब ई को कोई भी काम, कोई भी बात बताना है तो डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ये टॉप अथॉरिटी है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसे हमें बहुत जल्दी बताना ज़रूरी है, तो अगर हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो इसके कारण क्या होगा? डिले हो जाएगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय हैज़ टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, एम्प्लॉय को जो करने के लिए कहा गया है, जो प्लान में, एम्प्लॉय वही चीज़ करते हैं, इसलिए दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग, सोचने की उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मतलब वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। लिमिटेड इन स्कोप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज एज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, इसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है किस पे? स्ट्रक्चर पे और वर्क के, मतलब काम काम काम, मतलब हमेशा ही काम पे ही जोर दिया जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय को यहाँ क्या समझा जाता है? मशीन समझा जाता है, वो एम्प्लॉय नहीं है, रोबोट हैं, उनको रोबोट समझा जाता है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो एक मशीन की तरह काम करना चाहिए उन्हें, ऐसा सोचा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉय एक मशीन है। यही एक इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कब बनता है? जैसे अब स्कूल बन गया, स्कूल तो फॉर्मल हो गया, अब स्कूल में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बना? कहीं नहीं बना,
क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही नहीं जाता है, तो फिर ये बनता कैसे है? ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट होता है? फॉर एग्जांपल, स्कूल में 50 टीचर्स काम करते हैं, 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। 2-3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके आपस में फ्रेंडशिप हो गए और उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, आपस में मिलने जुलने लगे, बातें करने लगे, कैंटीन में जा कर के बैठ कर के आपस में बात करने लगे, एक दूसरे के शादी समारोह में ज्वाइन करने लगे, पार्टीज में ज्वाइन करने लगे, किसी बात को लेकर के डिस्कशन करने लगे बैठ कर के, तो एक ग्रुप बन गया। इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्लास में भी होता है ना, क्लास क्या है? क्लास एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना क्लास। लेकिन आप लोग में आपस में ही क्या होता है, 2-4 फ्रेंड मिल करके पार्टीज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, तो एक कैसे बन गया? ये ऑटोमेटिक बन गया, अपने आप बन गया, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई। यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। जैसे अगर आपको क्लास नहीं मिला होता तो आपके फ्रेंड्स कहाँ मिलते आपको? तो क्लास कौन था? क्लास फॉर्मल था। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप बने वो क्या है? इनफॉर्मल है। तो अगर क्लास नहीं होता तो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप भी नहीं बनते। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर क्रिएट होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होता है। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ही नहीं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो भी फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, जो भी क्रिकेट टीम्स होते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप होते हैं, म्यूजिशियन के ग्रुप होते हैं, ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जो हम लोग देखते हैं ना, जो दंगा हो जाता है, कुछ लोग मिल करके तोड़ फोड़ करने लगते हैं, ये भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट के ग्रुप जो हैं ये भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जो हम देखते हैं स्ट्राइक करने वाले लोग कुछ होते हैं जो हाथ में झंडा लेकर के सरकार का विरोध करते हैं, ये भी क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल्स है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली, मतलब इसको इच्छा से नहीं बनाया गया, बट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। क्यों आया ये? इसका जन्म कैसे हुआ? कॉमन इंटरेस्ट के कारण, इम्प्लॉयज़ के कॉमन इंटरेस्ट के कारण, इम्प्लॉयज़ के कॉमन टेस्ट के कारण, एंड रिलीजियस। ऐसा भी हो सकता है इम्प्लॉयज़ सेम रिलीजियस के हों तो उनमें आपस में क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। जैसे मान ले आर्मी में एक बटालियन है, उसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, तो उनमें आपस में एक ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट हो जाता है, तो रिलीजियस वो ग्रुप बना लेते हैं, मतलब उन आपस में फ्रेंडशिप हो जाता है। या कम्युनल रिलेशनशिप के कारण भी ग्रुप बन सकता है। ये मेन वर्ड इसमें डेलिबरेटली, नॉट डेलिबरेटली, मतलब ये इच्छा से नहीं बनाया जाता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का मकसद क्या होता है? गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बनता है। जैसे अब आप लोग के दोस्तों के ग्रुप होंगे ना, वो ग्रुप बनाए क्यों गए हैं? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाए गए हैं। आपको आत्मिक शांति मिलती है, दिमाग की शांति मिलती है उनके साथ मिलने में, बातें करने में। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। उसी तरह एम्प्लॉय भी अपने ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए, तो उससे उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज विथ सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजियंस एक्सेट्रा मे हैव देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब एक जैसे इंटरेस्ट वाले होते हैं एम्प्लॉय, उनका अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाता है। जैसे मान ले 4-5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्हें बॉस पसंद नहीं है, हम बॉस से नफरत करते हैं, तो वो लोग आपस में उनका इंटरेस्ट सेम हो गया, तो उन लोग आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, बैठ करके ग्रुप में बॉस की बुराई करते रहेंगे। तो एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट के कारण इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। Features of informal organization: it originates from within the formal organization as a result of पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इसका जन्म होता है? फॉर्मल में ही जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉय के कारण इसका जन्म होता है। इट हैज़ नो रिटेन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। इसका कोई रिटेन रूल्स प्रोसीड्यूर नहीं है, पहले बता दिए। इनफॉर्मल फॉर्मल में रूल्स और प्रोसेस है, लेकिन इसमें कोई रूल्स और प्रोसेस नहीं है, ठीक उसका उल्टा है। इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल में स्केलर चेन कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई भी फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। कोई भी कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को भी किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसके साथ बात नहीं कर सकते, आप इसके साथ
बात चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। इट डज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, डेलिबरेटली मतलब इच्छा से क्रिएट नहीं होता है, नॉट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब इच्छा से, नॉट डेलिबरेटली बिना इच्छा का, मतलब बिना चाहे ही क्रिएट हो जाता है, अच्छा अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इट इज़ पर्सनल मीन्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड, इसमें पर्सनल फीलिंग्स पे ध्यान दिया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? स्पीड। स्पीड क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए कोई लाइन को फॉलो करना जरूरी नहीं है, कोई मेथड्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें स्पीड है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, इसमें सोशल नीड्स को पूरा किया जाता है, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन होता है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे तो उन्हें काम करने में मन भी लगेगा, और बिना मिले जुले रोबोट की तरह काम करते रहेंगे तो काम करने में मन भी नहीं लगेगा। क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट हेजिटेशन कैन स्पीक, सबऑर्डिनेट कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि यहाँ तो इनफॉर्मल ग्रुप है ना, तो इसमें कोई सुपेरियर भी नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट भी नहीं है, मतलब सब एक दूसरे के साथ मिल करके गॉसिप करेंगे तो अपने प्रॉब्लम्स को बिना हेजिटेशन के बता सकेंगे। इट हेल्प द ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, इससे सबऑर्डिनेट के प्रॉब्लम को समझने में ऑफिसर को आसानी होगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, इसके कुछ चैन नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रूमर्स फैलता है। जैसे किसी ग्रुप में किसी एक मेंबर ने कोई बात बोला तो उसको सभी लोग मान लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप है। ये नहीं सोचेंगे कि वो जो बात है वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जैसे आजकल हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप में देखते हैं वायरल आता है, वायरल मैसेज आते हैं। वायरल मैसेज कहाँ से आते हैं? वायरल मैसेज का कोई चैन नहीं है, कोई उसका स्केलर चैन फॉलो नहीं होता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं होता है, इसलिए उसको वायरल बोलते हैं। तो ये रूमर्स होते हैं, वायरल मैसेज भी एक तरह के रूमर्स भी होते हैं, तो इनफॉर्मल में भी रूमर्स फैलते हैं। ऑल द पर्सन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेस, वो लोग जो भी बात करते हैं केयरलेसली करते हैं। समटाइम्स रॉन्ग थिंग्स इज कन्वेड टू द अदर पर्सन, रॉन्ग चीज़ें भी अदर पर्सन को कन्वेड हो जाती है। इट रेसिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग अ ओल्ड टेक्निक, ये चेंजेज को रेसिस्ट करते हैं, मतलब कोई नई चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो इनकी जो ग्रुप होती है ये उसका रेसिस्ट करते हैं, ये पुराने टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, इनका मेन मकसद होता है कि इनके ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी दे, इस बात पे जोर देते हैं। प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन, वो चाहते हैं ग्रुप के एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी होती रहे। ये इसके डिसएडवांटेज। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल मीनिंग में यह वेल डिफाइन, इसमें वेल डिफाइन ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर्मल में, इसमें सोशल रिलेशनशिप होता है, इसमें कोई ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं है। नेचर की बात करें, फॉर्मल रूल्स को फॉलो करता है इसलिए रिजिड होता है और इसलिए स्टेबल भी होता है, लेकिन इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हैं कभी भी। अनस्टेबल होता है, जैसे आपके फ्रेंडशिप का ग्रुप है, अभी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, और मान ले उसके बाद भी है, शादी होने के बाद, बच्चों की शादी होने के बाद फिर और टूट जाएंगे, तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। ऑथोरिटी एराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट, आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वही आपकी ऑथोरिटी बताएगा कि आपके पास क्या ऑथोरिटी होगा। और यहाँ पे ऑथोरिटी आपके पर्सनल क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। मान ले आपके फ्रेंड्स में पांच फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव है, ज़्यादा बोलने वाला है, वही लीडर बन जाएगा उस ग्रुप का। तो एक तरह से आपके पर्सनल क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब रूल्स 4 नंबर है एडहेरेंस टू रूल्स, वायोलेशन ऑफ रूल्स में लीड्स टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, इसमें रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। इसमें तो ऐसा रूल्स ही नहीं है, इसलिए पेनल्टी पनिशमेंट की बात ही नहीं है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन स्केलर चैन में फ्लो होता है, इसमें कम्युनिकेशन कोई चैन में फॉलो नहीं होता है, सारे डायरेक्शन में फ्लो होता है। पर्पज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। इसका मेन पर्पज होता है सेटिस्फाई करना सोशल कल्चरल नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, या हम लोग बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। फॉर्मेशन ओरिजिन, ये कैसे ओरिजिन होता है? ये डेलिबरेटली प्लान करके बनाया जाता है, इसमें स्पॉन्टेनियसली अचानक से बनता है, सोशल इंटरेक्शन के कारण बनता है। स्ट्रक्चर,
इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है, नो क्लियर कट स्ट्रक्चर इज देयर। फ्लो ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें ऑथोरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होता है, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो। इसमें ऑथोरिटी फ्लो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजेंटली भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह ऑथोरिटी फ्लो कर सकता है। जो लीडर होगा वो किधर भी बात कर सकता है, कैसे किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। इसके साथ ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।